Well, this is the third live class. ये तीसरा लाइव क्लास है। आज 18 मार्च 2025 को ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज 19 मार्च को ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों ने ये ब्रोशर लेके फॉर्म तो भर ही दिया होगा। खैर, इसके अलावा भी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म ये नहीं भर रहे हैं और मान लीजिए 10th क्लास में भी आए हैं, वो भी हमारी ये लाइव क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये देखिए, कल हमने यहाँ से शुरू किया था परसों, और अब इससे आगे हम चल रहे हैं। तो कल हम 17th क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। ये 7 क्वेश्चन तक फर्स्ट डे हमने निपटाया था और कल हमने यहाँ से शुरू किया था इस क्वेश्चन से, और इसके बाद हमने ये क्वेश्चन लिया था, फिर ये लिया था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लिया था, फिर ये लिया था, और ये लिया था, ये लिया था। तो यहाँ तक 17 तक हमने कल कर लिया था। तो अब इसके आगे हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अब आज 18 क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा। तो ये 18 क्वेश्चन है। ओके, वेलकम सरताज। और बच्चे कहाँ हैं बेटे आपके साथ के ग्रुप के? सबको बताइए कि इस तरह से क्लास चल रहा है। ये अगर अब आप आगे 10th क्लास में जाएंगे तब भी ये क्लास आपको फायदा करेगा, 9th 10th में भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 9th 10th के भी आते हैं। ठीक है, 8th के भी आते हैं, 9th के भी, 10th के भी, और थोड़े बहुत क्वेश्चन 11th के होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अहमद अयूब भी आ गए। ठीक है, तो देखिए हम ये शुरू कर रहे हैं। आज 18 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज मैं यहां से शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये 18 क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा है कि यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ठीक है, तो अब रवि की आय कुछ भी हो, उसका 30% कितना होगा? रवि की आय गुणा 30/100। और सुरेश की आय जो है उसका 40% कितना होगा? क्योंकि पहले 30 और 40 का ये रेशियो दिया था। तो सुरेश की आय जो कुछ भी है उसका 40% का मतलब यह है कि 40/100। तो रवीज इनकम into 30/100 is equal to Ravi's incomes 30% and Suresh incomes 40% is equal to Suresh income into 40/100। तो अब हम क्या करेंगे कि रवि की आय पूछी गई है। ये देखिए यहाँ पे रवि की आय का 50% पूछा गया है कि सुरेश की आय की तुलना में कितने प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, रवि की आय तो इधर रखा रहने देंगे, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, 30/100 जो था इसको सीधी तरफ ले गए। अब जाहिर है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा। चूंकि इस तरह से इजिकल टू के दूसरी साइड में जब लेके जाते हैं और बीच में खाली मल्टीप्लीकेशन के निशान हो, यानी जो क्रिया है वो खाली गुणनफल हो, तो क्या होता है कि जो संख्याएं हैं वो क्रॉस में जाती हैं, यानी नीचे वाली ऊपर जाती है। तो इधर ये रवि की आय रह गई और दाईं तरफ हो गया सुरेश की आय गुणा 40/100 तो था ही।
ये जो 30/100 था इधर जाके 100/30 हो गया। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 रह जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि रवि की आय का 50%। तो रवि की आय का 50% क्या होगा? ये रवि की आय यहाँ रह गई है, तो इसमें 50/100 से अगर गुणा करेंगे तो ये रवि की आय का 50% हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा सुरेश की आय, जो कुछ यहाँ पे बचा था, यानी सुरेश की आय गुणा 4/3। इसमें अब दोनों तरफ ही सेम चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अगर 50/100 मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करेंगे, ठीक है? तभी हमारा जो समीकरण है ये संतुलित होगा। तो आपने अगर कोई चीज पहले ली है और वो समीकरण एक आपका बन गया, अब अगर उसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जोड़ें, घटाएं, तो जो क्रिया उल्टी तरफ हम करेंगे वही सीधी तरफ भी करना पड़ेगी। इसीलिए अगर रवि की आय का अब हम 50% ले रहे हैं तो ये 50/100 जो है ये दोनों तरफ गुणा होगा, ठीक है? तो ये रवि की आय का 50% हो गया। अब इसके बराबर में इसकी तुलना में सुरेश की आय का कितने प्रतिशत आएगा? वो सीधी तरफ आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जो नंबर है उसका 100 से डिवाइड करके अगर हम निकालेंगे तो उसका परसेंटेज हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/100 अलग कर दिया और 50 से 4 को गुणा करके 200/3 इधर कर दिया। तो ये सुरेश की आय का कितने होगा? अब ये जो 1/100 है, इसकी जगह ये हम परसेंटेज का निशान लगा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का 1/100 गुना, ठीक है? तो ये जो 200/3 बचा, अब इसको हमने ये साधारण भिन्न में बदल दिया। माफ कीजिएगा, साधारण भिन्न तो था, मिश्रित भिन्न में इसको बदल दिया। तो 3 से भाग देंगे, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 2 बचेगा 2/3, तो 66 सही 2/3। चूंकि यहाँ पे जो आंसर दिए हैं ये मिश्रित भिन्न में दिए हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन में हमने इनको कन्वर्ट किया है। 200/3% था तो इसको हमने 66 एंड 2/3 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आंसर्स में ये ए पार्ट जो है ये 66 2/3% है, 66 सही 2/3% है। तो यही सही उत्तर होगा, क्योंकि यही हमारा आंसर आया है, ठीक है? तो इस तरह से ये 18वां क्वेश्चन हल हुआ और इसका उत्तर जो है ए है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो देख के ही आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है कि शून्यक किसे कहते हैं। तो देखिए, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो इंग्लिश में शून्यक को जो है जीरोस कहते हैं। और बहुपद क्या है? कोई भी इक्वेशन हो सकता है, कोई भी समीकरण हो सकता है। जैसे y = fx, ये एक बहुपद है, ठीक है? तो अब इसमें देखिए, ये मैंने एरोज जो लगाए हैं इसका मतलब क्या है कि ये यानी x एक्सिस है और जो वर्टिकल है वो y एक्सिस है। तो ये वाली जो है ये देखिए x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। तो ये x एक्सिस को ये बहुपद किन पॉइंट्स पे काट रहा है, ठीक है? तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये जहां पे काट रहा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो शून्य का मतलब यही है कि x का वो मान जिसके लिए y शून्य हो जाए। अगर मान लीजिए y = fx की फॉर्म में कोई आपका बहुपद है, ठीक है? तो उसमें x का वो मान जिसके लिए y शून्य हो जाए उसका शून्यक कहलाता है, 0, ठीक है? तो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ हम खाली इसका जो है ग्राफ देख के, इस ग्राफ को देख के हम ये तय करेंगे कि कहाँ कहाँ पे शून्य है, और उसकी पहचान यही है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी काटेगा, जैसे यहाँ पे ये काटा इसने, इसके बाद यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, तो ये 4 पॉइंट जो हैं जहां ये एक्स एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है या इसको काट रहा है या इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट्स जो हैं इसके जीरोज हैं, यानी शून्यक। तो यहाँ पे पूछा ये शून्यक कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो इनमें से आंसर छांटना है। तो जाहिर है पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 हो गए, तो इसलिए आंसर जो है इसका 4 होगा। ठीक है, तो आसान है ये, तो खाली थ्योरेटिकल था, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था। ऐसे तो आप क्वेश्चन जो है उनको देखते ही आंसर दे सकते हैं। तो ये द्विपद सॉरी द्विघात बहुपद है, यानी सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, जिसमें चर की घात जो अधिकतम है वो 2 हो, उसे द्विघात कहते हैं, यानी 2 घात वाली, चूंकि x की घात 2 है। यानी किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है या उसकी डिग्री जितनी होती है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, चूंकि इसकी डिग्री जो है 2 है। तो इसके शून्यांकों का योगफल होगा। अब शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस b, यानी ये x का जो कोफिशिएंट है बटा x² का जो कोफिशिएंट है, तो माइनस b अपॉन a। तो ये वैल्यू जो है ये बताती है कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो ये इस समीकरण से देख के हमें निकालना है। तो अब समीकरण ये है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए b की जगह -4 है और a की जगह ये 4 है, तो ये 4 और ये -4, ये हम b और a की जगह रख देंगे। अब b की जगह ये -4 रखेंगे, तो माइनस तो साइन ऑलरेडी बाहर है ही, तो यहाँ पे b की जगह -4 हमने रखा, तो इसको इसीलिए ब्रैकेट में रखा ताकि साइन की कोई गलती ना हो। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका योग 1 होगा, यानी पहला उत्तर होगा। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, अगर ऐसे आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है। छठे, सातवें, आठवें में जिस मेथड से हम लोग करते थे समीकरण को हल, अब वो ले लेते हैं। तो देखिए 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो बीच का पद है उसके ऐसे 2 टुकड़े कर लेते हैं कि इसमें से सेम चीज कॉमन आ सके। और उसका तरीका क्या है कि जो बाहर के पद हैं इनका आपस में गुणा करके इसके फैक्टर करते हैं, उसको रीअरेंज करके उनको आगे पीछे करके, और उसके ऐसे 2 टुकड़े बनाए जाते हैं जिसका योग या अंतर इसके बराबर हो बीच वाले पद के। तो हमने यहाँ पे वही किया। अब देखिए 4x² और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2, 2x², फिर 2 ले लीजिए तो ये x² हो जाएगा, और फिर x ले लीजिए तो x आ जाएगा, फिर x इसमें से लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे माइनस भी है, तो इस माइनस को भी लिया जाएगा
तो ये देखिए आखिर में माइनस एक्स बचता है, तो इस माइनस एक्स को लेंगे तब ये एक आएगा। ठीक है, तो साइन की गलती नहीं करना चाहिए, तो पहले मैंने छोड़ दिया था। अब आपको ये समझाने के लिए कि साइन से क्या फर्क पड़ेगा। अब ये अगर दोनों प्लस होते तो इनका जोड़ कभी भी माइनस फोर एक्स नहीं आता। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो गुणक जो हैं, दो दूना चार, इसको इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके दो टुकड़े कर लीजिए, एक को टू एक्स ले लीजिए और एक को माइनस टू एक्स ले लीजिए। लेकिन उससे क्या होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस फोर एक्स के टुकड़े जो हैं हम लेंगे माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, ताकि इनका योग यही रहे, माइनस फोर एक्स है। ठीक, तो यहाँ पे इसमें से टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा टू एक्स और इससे बचा माइनस वन। अब यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये टू एक्स रह जाएगा और ये प्लस वन था, ये माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसके फैक्टर हो गए, एक तो ये हमने कॉमन ले लिया, टू एक्स माइनस वन ये आ गया, और अब बचा टू एक्स और ये माइनस वन, ये दूसरे यहाँ पे ये कोष्ठक में ले लिया। तो टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये समीकरण जो था इस तरह से रिड्यूस हो गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब दो गुणनखंडों का गुणा अगर जीरो हो तो या तो ये वाला जीरो होगा या ये वाला जीरो होगा या दोनों जीरो हो। ठीक है, तभी ये दो चीजों का गुणनफल तब जीरो होता है या तो दोनों में से एक गुणनखंड जीरो हो या दोनों जीरो हो। ठीक है, कम से कम एक होना जीरो जरूरी है। लेकिन ये इत्तेफाक से एक ही जैसे हैं, तो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x बराबर इससे आ गया, इस माइनस वन को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो प्लस वन और ये दो नीचे आ जाएगा। तो x बराबर एक बटे दो यानी आधा, और ऐसे ही यहाँ पे भी x बराबर हाफ आ जाएगा। तो शून्यांक ये होगा, यानी x के ये मान हैं जिनके इस समीकरण में रखने से पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली करके भी आप देख सकते हैं। अब जैसे हाफ आया है तो एक्स स्क्वायर की जगह आप हाफ रखेंगे तो क्या होगा, एक बटे चार हो जाएगा। तो एक बटे चार को चार से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, ये एक ये प्लस के हैं, और यहाँ पे हाफ रखेंगे तो क्या होगा, चार गुणा आधा माइनस दो हो जाएगा। तो एक और एक ये दोनों प्लस के हैं, तो ये दो ये हो गए प्लस के और दो माइनस के, तो जीरो आ जाएगा। तो यानी x का ये मान जो है आपको जीरो देगा। ठीक है, तो शून्यांकों का योग इसी से हम निकालते हैं, ये आधा और ये आधा जोड़ दिया तो ये एक हो गया। तो ये दूसरा तरीका था। ठीक है, ये बिल्कुल आपका छठे सातवें आठवें वाला तरीका था, और ये एक्चुअली टेंथ लेवल का है। डायरेक्ट ये वैल्यू रख देना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, शून्यांकों का ये योग का ये फार्मूला है, ये टेंथ के हिसाब से। तो इसको हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, फिर दोनों तरीके मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलूं आगे? ओके, तो देखिए ये 21वां क्वेश्चन है। तो हमने कितने किए, 17 था, ये 18 था, 19, ये 20वां था। ठीक है, तो ये 21वां हो गया। मैंने सोचा बीच में कोई छूट गया शायद। तो यदि 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये दो समीकरण दिए द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान होगा। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ले लें, यानी इसको इस फॉर्म में मान लें कि a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें जो कंडीशंस हैं, देखिए एक तो ये होती है कि पहली कंडीशन जो है वो ये है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन कब ट्रू होती है? जब दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी स्थान पे काटें, एक स्थान पे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन कहलाता है, यानी लाइनें जो हैं फर्स्ट केस में इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वो कंडीशन है जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, तब इनके जो ये गुणक हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये तो इक्वल होंगे। लेकिन ये तीसरा जो है c1 और c2, जैसे इसमें ये 2 और 0 है, नहीं 2 और 1 है, तो 2 को इधर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2py माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे x का गुणक 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसीलिए a1 अपान a2 क्या हो गया? ये हो गया 3/2। ठीक है। तो दो तरीके थे इसके, या तो 1 को राइट हैंड साइड ले जाइए या इस 2 को इधर ले जाइए। तो यहाँ पे नीचे जो मैंने दिखाया है, यहाँ पे इस 1 को राइट हैंड साइड ले गया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब दोनों को एक फॉर्म में करना था कन्वर्ट, ताकि गलती ना हो। अब मेन रोल यहाँ पे जो है इन कोफिशिएंट्स का है, यानी इसका, इसका, इसका और इसका, इनका अनुपात देखना होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट हैं ही। तो डिफरेंट होने वाली कंडीशन में लाइंस पैरेलल होती हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ रह गई, तीसरी भी बता दूं आपको। तीसरी कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें तो नॉट इक्वल था, अगर ये इक्वल आ जाए तब क्या होगा? यानी ये दोनों के रेशियो तो इक्वल हैं ही, और तीसरे के भी इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होगा? लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी एक लाइन ये है तो दूसरी भी इसी के ऊपर होगी, समांतर नहीं बल्कि इसके ऊपर आ जाए, तो वो केस ये तीसरा है। तो ये फर्स्ट केस जब एक दूसरे को काटेंगी, दूसरे में पैरेलल हो जाएंगी, और तीसरे में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, कोइंसाइड जिसे कहते हैं, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी आ जाए, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं या वैनिश्ड हो जाएं। ठीक है। तो ऐसा केस ये है जिसमें तीनों के गुणक जो हैं आपस में एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ पे जो सीधी तरफ है, देखिए ये 2 -1 कह लीजिए, या इसको -2 और इसको 1 कह लीजिए, ये इक्वल नहीं है। तो यानी ये केस सेकंड वाला है, ये वाला है। ठीक है। तो इसलिए सेकंड वाला केस अगर हम ट्रू लेंगे तो इसके हिसाब से 3/2 इज इक्वल टू 2p अपॉन 5 हो जाएगा। ये आपका रेशियो जो है इस तरह से होगा, यानी ये समीकरण सत्य होगा समांतर होने के कंडीशन में। ठीक है। तो समांतर होने की जो कंडीशन है वो यही है, और ये तब ट्रू होगी जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, और ये इक्वल होंगे तो हमें p का मान मिल जाएगा। तो इसलिए हमने, चूंकि कह रहे हैं समांतर होने की कंडीशन ही निकालना है, तो हमने इसको इक्वल रख दिया है। अब यहाँ पे ये 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 5 इधर ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 3 बटे 2 गुणा 2। तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, तो 15/4
4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी p का मान 15/4 होगा, तब ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो यही इसमें निकालना था। तो ए वाले में 15/4 दिया, तो यही सही आंसर है। बी में -4/5 दिया था, इसमें 3/5, इसमें 5/3, तो ये सही है। ए यानी P इज इक्वल टू 15/4, तो यही सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसके बारे में? किसी का कोई सवाल अगर हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, चलूं आगे। ओके, तो ये 22वां क्वेश्चन है। तो 22वें क्वेश्चन में कहते हैं, ये दो समीकरण इन्होंने दिए हुए हैं। समीकरणों 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, वही जो तीन कंडीशंस थी कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे के पैरेलल हों, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें। तो वो तीन कंडीशन है। अब उसी के हिसाब से यहाँ पे भी चलना होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, समीकरण इतने इतने का कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होने का मतलब क्या होता है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। अब जो तीसरी कंडीशन है उसमें तो सारे ही पॉइंट कॉमन होते हैं, यानी सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है, तो वो तो हम नहीं लेंगे। ये सेकंड वाली कंडीशन पैरेलल होने वाली, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होती है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यही कंडीशन यहाँ लेके चलेंगे। तो बेसिकली ये x के और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आपस में इक्वल रख देंगे। तो इन रेखाओं का हल नहीं होगा यदि ये दोनों इक्वल हो, क्योंकि जो तीसरा है वो तो डिफरेंट है ही। तो तीसरी कंडीशन तो संभव है ही नहीं, या तो पहली होगी या दूसरी होगी, क्योंकि a का मान हम नहीं जानते। a अगर इसी रेशियो में नहीं है तो ये कौन सा केस होगा, इंटरसेक्शन वाला। और अगर ये एक ही रेशियो में, यानी 2/3 इज इक्वल टू a/-5, तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो चूंकि दिया ही हुआ यही है, ये कह रहे हैं यदि समीकरणों इतने तथा इतने का कोई भी हल नहीं होगा, ये मान के चलना है कि हल नहीं होगा, तब a का मान क्या है। ठीक है, a का वो मान पूछा गया है जिसके लिए इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने, और इक्वल रखने से a का मान आ जाए। तो इसमें भी वही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। -5 इधर नीचे था, इधर को ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 गुणा -5/3, यानी a इज इक्वल टू 2 इंटू -5/3। तो 5 टू द 10, 10/3। तो 5 से 2 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस ये था, ये माइनस अपनी जगह रहेगा। तो a की ये वो वैल्यू है जिसके लिए लाइंस पैरेलल होंगी। That means there will not be any solution of these two lines. Solution means the point of intersection. That means the lines intersect each other. If two lines intersect each other, then this point is called the solution. ये पॉइंट जो है ये सोल्यूशन कहलाता है। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो उभयनिष्ठ पॉइंट आता है, वो पॉइंट जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसी को सॉल्यूशन कहते हैं, यानी हल इसका। ठीक है, हल या सॉल्यूशन यही कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया। हल नहीं होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को काटती नहीं है, मिलती ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, वो हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हल नहीं है, कब है, जब a का मान -10/3
3 हो। तो 10/3 ये सी में दिया हुआ है, तो यही मान जो है इसका आंसर। अब यहाँ प्लस का 10/3 है, यहाँ 3/10 है, यहाँ -3/10 है, तो यही सही उत्तर है। ठीक है, यानी 22 का आंसर सी जो है राइट आंसर है। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? चलें आगे। कोई मैसेज नहीं कर रहा है आज। मैसेज जब आप लोग नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं या तो गायब हो गए, या पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउट रहता है। तो मैसेज बीच बीच में कर दिया करिए कि आपके समझ में आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, ओके। ये 23rd क्वेश्चन है। तो समीकरण निकाय, फिर समीकरण के ऊपर आ गया। तो पहला समीकरण तो देखिए ये है, और दूसरा ये है। ये दो समीकरण दिए हैं यहां तक में y का मान होगा, y का मान पूछ रहे हैं। अब इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, तो x का भी मान निकाला जा सकता है, y का भी। जब हमें दो इक्वेशन दे दिए जाएं तो हम उसको आराम से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें कई तरीके हैं। 3 तरीके होते हैं कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के उठा के दूसरे में रख दिए, या ऐसे नंबरों से गुणा भाग कर दीजिए कि किसी एक का गुणक आपस में बराबर हो जाए, जोड़ें या घटाएं वो कैंसिल हो जाए, तो दूसरे का मान आ जाता है। और तीसरे का होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा लेंथी मेथड है, तो वो भी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता। तो बेसिकली उसमें ऊपर नीचे इक्वेशन रख के उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए अभी फिलहाल नहीं लेते, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे पहले समीकरण 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ x और y का आपस में रिलेशन निकालना बड़ा इजी है। अब y का मान निकालना है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रख दीजिए। तो x का मान y के पदों में ये हमने करके रख दिया। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब इस मान को उठा के अगर हम दूसरे में रख दें, ठीक है, ये दूसरा समीकरण है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें y का मान चाहिए था, तो x की जगह भी y रख देंगे। उससे क्या होगा, खाली आपकी जो चर संख्या है वो y रह जाएगी, x हट जाएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन विधि कहलाती है, यानी किसी एक चर को बदल देते हैं, उसकी जगह दूसरा चर ले आते हैं, तो वो विस्थापन विधि कहलाती है। तो वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो x का मान, यानी इंग्लिश में से कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली और इस वैल्यू को उठा के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये x जो था, इसकी जगह हमने ए वाई अपॉन बी रख दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो विस्थापित कर दिया इसे x को, यानी जगह से हटा दिया। तो अब ये इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमने x की जगह ये रख दिया, इस a से अंदर गुणा कर दिया, तो a स्क्वायर अपॉन बी इंटू वाई हो गया। इधर ये बी वाई है, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये एज इट इज रखा रह दिया। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। b अगर एलसीएम ले लें तो सबसे पहले तो y कॉमन लेके देखिए, मैंने बाहर निकाल दिया, तो a स्क्वायर अपॉन बी यहाँ पे बच गया और b ये बच गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो b था ही, यहाँ अगर b लेते हैं तो ऊपर नीचे दोनों b से गुणा करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। तो अब b हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों चीजें एक जैसी हैं, तो इसको हम काटाकूटी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, y का जो गुणक था पूरा ये सीधी तरफ ले गया। अब इधर b नीचे था, ये ऊपर था, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नीचे आ गया, और ये b नीचे था, इधर आके ऊपर चला गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, खाली b बचा, तो y बराबर b। तो y की ये वैल्यू आ गई जो हमें निकालना थी। तो
तो यहाँ पे y का मान पूछा था, तो y का मान होगा, यानी y का मान निकालना था। तो ये देखिए c में b दिया है, a का तो a दिया है, b का a b दिया है, d का b अपॉन है। तो आपका c जो है यही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओके, चलें आगे। तो ये 24वां क्वेश्चन है। तो अहमद अयूब खान, आप वही से अहमद अयूब खान है ना जिनका नंबर मुझे आपके प्रिंसिपल साहब ने मेफेयर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने दिया था, वही वाले अहमद अयूब साहब हैं। तो आप अपने साथ के बाकी बच्चों को भी बताइएगा कि ये इस तरह की कोचिंग चल रही है, अगर वो इसमें हिस्सा लेंगे तो उन्हें भी कुछ फायदा हो सकता है। अगर वो मान लीजिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में नहीं भी जाना चाहते हैं, तब भी इस बहाने उनका एक रिवीजन हो जाएगा, और अगर 11th में ही जाना है तो 11th की अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम तो 2 महीने में सारा कोर्स आपका ये रिवाइज करा देंगे। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे 8th 9th 10th तीनों क्लास का आपका रिवाइज हो जाएगा, और कुछ चीजें आप 11th की भी सीख लेंगे। ठीक है, तो अपने साथ के और बच्चों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक वाले एग्जाम में नहीं भी बैठना है, तब भी इसका आप फायदा उठा सकते हैं। भाई फ्री क्लास है, आप बैठ जाएं तो उसमें नुकसान ही क्या है, घर बैठे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप बता दीजिएगा अपने साथ के और बच्चों को भी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 24th है। ठीक है, तो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो अब वास्तविक नहीं कब होता है? वास्तविक संख्या तो वो होती है जिसको क्या कंडीशन है, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, और ऐसी कोई संख्या जिसको नंबर लाइन पर न दिखाया जा सके उसे हम कहते हैं कि वो वास्तविक नहीं है। तो इसमें ये कह रहे हैं यदि समीकरण इतने के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल कब नहीं होगा? अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसे डी कहते हैं, देखिए अभी जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उसके हिसाब से डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उससे डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना है डी, तो उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो इसके सीधे मूल निकालने का ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो वो फार्मूला ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, और इसमें ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। नहीं बेटे, ऑफलाइन अभी नहीं रखेंगे, अब जो शुरू किया है तो इसको ऑनलाइन ही रखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कुछ जो शहर के बाहर के बच्चे आ गए हैं वो तो रोज नहीं आ सकते ना, वो तो रोज रामपुर विजिट नहीं कर सकते, तो कुछ बच्चे बाहर के भी हैं, तो इस वजह से हम लोग ने इसको ऑनलाइन ही अब रख दिया है। अगर खाली रामपुर के रहते फिर तो हमारा तरीका यही रहता है हर साल कि हम लोग सहूलत लाइब्रेरी में कोचिंग अरेंज करते हैं। वहाँ काफी बड़ा हॉल है, उसमें काफी बच्चे आ जाते हैं, 40-50 भी आराम से आ जाते हैं। लेकिन इस बार रमजान होने की वजह से वो फ्री नहीं था, और एक आध बच्चा अभी बाहर का भी आ गया है, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल करना होगा हमें कि अगर वो बेचारे आए हैं तो उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए, या अभी और भी एक दो आने वाले हैं बाहर के बच्चे, तो सबको ही फायदा हो जाए। तो और ऑनलाइन तो प्रोसीजर ऐसा है ना कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। तो आपको ये ऑनलाइन में कोई परेशानी हो रही है? भाई जैसे आप वहां पढ़ते हैं क्लास में वैसे ही मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बस ये है कि
आप ओरली नहीं पूछ सकते, क्योंकि यूट्यूब का जो सिस्टम है इसमें मैसेज तो कर सकते हैं, आप जुबान से बोल के नहीं पूछ सकते। जूम वगैरह में होता है, मगर जूम में और कंडीशंस काफी हैं। 40 मिनट से लंबा क्लास नहीं हो सकता, तो सब वहां पे अपनी अपनी आईडी से खोलें। काफी मतलब हर एक वो यूज कर नहीं पाता है जिसकी प्रैक्टिस नहीं है। यूट्यूब पे तो कोई भी आके बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यूट्यूब पे ही रखते हैं। बाकी जिसको क्वेश्चन पूछना है, और जूम तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे बच्चे का स्क्रीन भी हमें देखना है कि वो कॉपी पे क्या कर रहा है, तो वहां हम लोग जूम मीटिंग यूज कर लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने कंडीशन ये कर दी है कि 40 मिनट से ज्यादा आप उसको कैरी नहीं कर सकते, वरना पैसे काफी देना पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फिलहाल ऑनलाइन ही इसको चला रहे हैं, ताकि जो बाहर के आ गए उनको भी फायदा होता रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है इसमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b की वैल्यू देखिए, ये -4 थी, वो b की जगह रख दी है। माइनस बी है ना, तो b की जगह ये रख दी। और यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणक कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है कि एक है। जहाँ कुछ नहीं होता है लिखा हुआ उसे एक मानते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है, तो ये ए की जगह 1 हो गया। और सी यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, वो ए है, तो ये ए जो है ये सी की जगह हम ले लेंगे, जैसे 4ac होता। और यहाँ पे ये 2a, ये देखिए 2 × 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया, +4। और यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 × 1 × a 4a हो गया। तो 16 - 4a ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर ये 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक होंगे, वरना नहीं होंगे। ये शर्त होती है। तो इसीलिए डी जो है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, यानी ये तय करता है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो ऐसे मूल जो शून्य से छोटे हैं और अंडर रूट के अंदर हो, यानी डी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाए, निगेटिव वैल्यू, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अगर हो, तो उसको जो नंबर लाइन है उसमें दिखा नहीं सकते। यानी ऐसे मूल जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो, यानी अवास्तविक संख्या हो, तो वो मूल भी वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे यही देखना था कि कौन सी कंडीशन होगी जब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो डी यहाँ पे ये निकल के आया है। देखिए इसको 4 × 4 - a था, ये 16 में से भी 4 कॉमन ले लिया और 4a में से भी, तो यहाँ 4 बच गया और यहाँ पे -a बच गया। अब ये 4 है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 को हम बाहर ले गए, तो अंडर रूट में रह गया 4 - a। तो अगर ये निगेटिव होगा 4 - a, तब ये वास्तविक नहीं होंगे। और निगेटिव होने का मतलब क्या है, 4 - 1 जो है 0 से छोटा हो, तभी तो निगेटिव होगा। 0 से छोटी कोई भी संख्या निगेटिव होती है। तो इसलिए हमने 4 - a <0 रख दिया, ये इसलिए रखा है कि ये वैल्यू 4 - a जो है निगेटिव रहे। अब 0 से छोटी है तो निगेटिव ही होगी, तो ये हमेशा वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक न होने की शर्त मालूम करना थी, तो उसके लिए यही शर्त है। ठीक है, अब इसमें a को हम सीधे हाथ की तरफ ले जाते हैं, तो 4 <a, यानी a जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर a 4 से बड़ा होगा तो ये मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर a 4 या उससे बड़ा है तो क्या होगा, 4 पे तो 0 हो जाएगा, और 4 से बड़े पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो a जब 4 से बड़ा है तो अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या आ जाएगी और वो वास्तविक नहीं होगी, तो मूल भी वास्तविक नहीं होंगे।
अब इत्तेफाक से इसमें चारों आंसर जो दिए थे उनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है, और दूसरे एक गलती ये थी कि ए और बी सेम दे दिए, तो ये मिस प्रिंटिंग का कुछ गड़बड़ है। तो जो किताब जिससे मैंने ये लिया था, ये जो पेपर वगैरह मैंने देखे हैं, तो ये संख्या असल में इसमें गलत दे दी है, तो इसकी जगह हमने खुद से ये b इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 4 कर दिया। जो हमारी शर्त आई थी वो यहाँ पे रख दी, तो यही सत्य होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अपनी तरफ से लगाना पड़ा है कि चूंकि इसमें असली आंसर था ही नहीं, और ये डबल दिया हुआ था, ये और ये देखिए दोनों एक ही है, तो एक को बदल दिया हमने, जो सही आंसर था वो यहाँ लिख दिया, तो ये मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो आगे चलें। ओके, तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया, 25वां सवाल है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ऐसी कोई भी श्रेणी जिसमें एक खास नंबर हर पद में ऐड होता चला जाए, जैसे ए था पहला पद मान लीजिए, अब इसमें डी जोड़ दें, फिर इसमें डी जोड़ दें, तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से अगर कोई श्रेणी है उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी जिसमें कोई भी एक साथ आने वाले पद, ठीक है, इनका अंतर लिया जाए, आगे पीछे आने वाले जो पद हैं इनका अंतर लिया जाए तो संख्या एक हो। अगर ए प्लस डी में से एक घटाएंगे तो डी आ जाएगा, ए प्लस 2d में से ए प्लस डी घटाएंगे तब भी डी आ जाएगा, और अगर ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d घटाएंगे तब भी डी आएगा। तो इस डी को कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें किन्हीं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है हमेशा इक्वल आए, यानी फर्स्ट सेकंड का सेम आए, सेकंड थर्ड का डिफरेंस सेम आए, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस सेम आए, तो ऐसी पूरी सीरीज जिसके कॉमन डिफरेंस जो है वो एक ही रहे। यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए और उनको आपस में घटा दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेने पे आए, तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी ये दे रखी थी -5, -1, 3, 7। तो एक तो पद लेके मैंने घटा के दिखाया है आपको। ये सेकंड टर्म -1 था, इसमें से -5 को घटा दिया, तो -1 -5। क्योंकि माइनस तो बीच में रखना ही है, अब ये नेगेटिव है तो ये ब्रैकेट में करके इसलिए रख दिया ताकि गलती ना हो, तो -1 माइनस माइनस +5। तो ये, अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो घट के क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह बाकी आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 और -1 लेंगे तब क्या होगा, माइनस -1, तो ये हो जाएगा 3 + 1, यानी ये भी 4 होगा। तो हमेशा देखिए 4 ही आएगा, ये तो वैसे ही जाहिर है, 7 में से 3 गए 4, तो यानी सारे ही पदों में 4 4 का डिफरेंस है, इधर भी 4 इधर भी 4, ये ऐसे ही एक ही रहेगा, तो ये सार अंतर कहलाता है। तो समांतर श्रेणी ये जो दी हुई थी इसका सार अंतर यही 4 हो गया, और वो दिया हुआ है ए में, A4 ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये 26वां सवाल है, अनुक्रम इतने का। अब ये देखिए, गौर से देखिए इस सीरीज को, ये किस तरह की, ये भी वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप कहेंगे इसमें तो बड़ा रूट वूट का चक्कर है, बड़ी मुश्किल। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए, √1 में √2 में √2 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, दोनों में √2 तो है ही ना, तो √2 और √2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, और जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म 2√2 दिया है, पहला √2 दिया है,
तो 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, √2 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस √2 है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और 10वां पद क्या होगा वो देखने के लिए बजाय इसके कि आप कैलकुलेशन करें, सबसे आसान तो यह है कि आप इसको कॉमन सेंस यूज करें। ठीक है, ये देखिए √2 में से -√2 किया, ये दिख नहीं रहा था आपको इसलिए मैंने अब ऊपर किया है, तो ये भी √2 आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे √2 में 1 का गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का हो रहा है, असल में √2 दो जोड़ते जा रहे हैं, तो 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, फिर 3 का 4 हो जाएगा। तो पहले पद में 1 से गुणा हो रहा है, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से, चौथे में 4 से होगा, तो 10वें में 10 से होगा। तो इसीलिए 10वां पद 10√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या चालाकी की है, इन्होंने पूरे को रूट के अंदर कर दिया है। आप ये निकाल लें, अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो आंसर आया ही नहीं, ये तो सब अलग अलग है। कंफ्यूज मत होइए। इस 10 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर तो 10 है, अंदर लेके जाएंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर आप किसी वैल्यू को बाहर से लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो 10² इज इक्वल टू 100 हो गया, तो 2 × 100 √200 हो गया। तो √200 यहाँ दिया हुआ था, तो ये इन्होंने थोड़ा सा धोखा दिया है आपको। तो ये सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ये कॉम्बिनेशन अक्सर आपने निकाला होगा कि अगर किसी त्रिभुज में 1 भुजा 3 एक 4 है तो तीसरी 5 आ जाती है अपने आप। तो समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। खैर, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा मैंने वैसे 5 इसको मान के परिमाप निकाल के रख दिया है, 3 + 4 + 5, बहुत कॉमन चीज है। तो अगर इस तरह का ये ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट्स ये मार्क किए हैं, तो देखिए अगर ये पॉइंट आप ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें आपने पढ़ा होगा, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 4 इस पे वाई एक्सिस पे होगा, और नीचे से ये 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। और ये 0 0 जो है जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, यानी मूल बिंदु। तो ये इस तरह से मूल बिंदु पे ये पड़ रहा है। तो ये मूल बिंदु जो है ये 0 0 कहलाता है, और ये पॉइंट जो है ये 0 4 है। देखिए, ये जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं उसके x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो 0 4 इस पे आएगा, 0 0 यहाँ आएगा, यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, ये मूल बिंदु कहलाता है। और ये तीसरा पॉइंट जो है 1 2 3, ये तीसरे स्थान पे ये x हो गया, y यहाँ 0 है, तो y 0, यानी इसी पे x एक्सिस पे पॉइंट आएगा। तो इसकी लंबाई देखिए 4 हो गई, इसकी 3 हो गई। तो एक तरीका तो यह है, अगर इसको मान लीजिए a है और इसको अगर b मान लें, इसको c मान लें, तो AC निकालने का तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से ये मान लीजिए अगर AB है तो ये AB² हो जाएगा, AB² प्लस ये हो गया BC, तो ये BC²। और AB आपने देख ही लिया कि 4 हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 16 और ये 9, तो 16 9 हो गए 25, √25, √25 का मतलब हो गया 5। इसलिए तीसरी भुजा जो है यानी AC वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसीलिए परिमाप कितना हो जाएगा, 3 और 4 तो ये नजर ही आ रहे थे, ये हमने ले लिए, और 5 ये हो गया, तो 3 और 4 7 5 12 हो गया परिमाप इसका, तो यानी C इसका सही आंसर है। ठीक है,
अब इसको करने का एक तरीका और भी था। आपने जैसे मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट्स लेके ये फिगर बना दी है, इससे अगर आपको AC निकालना है तो AC का तरीका दूसरा जो है निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से क्या होता है कि ये दोनों बिंदु के x कोऑर्डिनेट जो है यह है 3 और यह है 0। तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 माइनस 0 और ये 0 माइनस 4, ये y कोऑर्डिनेट्स हो गए दोनों के, इनका डिफरेंस। यानी इसका फार्मूला ये होता है कि अगर ये इस तरह से पॉइंट है तो अ, ये 1 होगा, ये 3 होगा, तो x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से इसकी लेंथ इस तरह निकालते हैं। तो जैसे मर्जी है इसको समझ लीजिए, ये सीधा इसकी वैल्यू हमने जैसे निकाल ली या इससे निकालेंगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा। अभी देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, ये इसका फार्मूला मैंने बता दिया। अब इसकी वापस ये वैल्यू जो ऊपर रखी थी ये हम रख देते हैं। 3 माइनस 0 3 होगा, तो AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो इसको 4 ले सकते हैं, या यूं समझ लीजिए -4 इस तरह से रख लीजिए, अब आपको गलतफहमी नहीं होगी। तो 3 का तो 9 हो ही गया, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो इससे भी वही आ गया, इससे भी वही आया था। ठीक है, दोनों 5 ही आएंगे हर कंडीशन में। तो ये इस तरह से इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 4 5, यानी 4 और 3 7 5 12, यानी C इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। हम्म तो यहाँ पे इन्होंने बिंदु ये दिए हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट के दो लगातार निर्देशांक ज्यामिति के दो सवाल आए। तो अगर देखिए इस तरह से कोई दो पॉइंट दिए हैं, एक x1 y1 है और एक x2 y2 है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला में अगर ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो ये रिड्यूस होके आ जाता है मध्य बिंदु के लिए। ये फार्मूला है, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं उसका ये फार्मूला लिख रहा हूं। ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आगे चल के ये सेक्शन फार्मूला आएगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, चलिए आप सोचेंगे पता नहीं क्यों टाल रहे हैं। तो ये अगर मान लीजिए एक्स वाई है, और ये x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ से इसकी दूरी का रेशियो m और n है। तो ऐसे केस में यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो अब जैसे x हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है, अपॉन x1 प्लस x2। तो ये इसका फार्मूला होता है, सॉरी, अपॉन m प्लस n। ठीक है, यानी mx2 प्लस nx1, इधर वाले से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले से इधर करेंगे, mx2 nx1, और नीचे आ जाएगा ये जो इसका रेशियो है इनका योग।
तो ये x की वैल्यू हो जाती है, और y की इसी तरह m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये चूंकि सेक्शन फार्मूले में जब मध्य बिंदु निकालते हैं दोनों को जोड़ के उनका आधा ले लिया जाए यानी एवरेज ले लिया जाए तो डायरेक्ट आ जाता है, तो मैंने वही शॉर्टकट मारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिंदु थे, देखिए इसमें x1 ये -2 है और x2 भी -2 है, तो -2 प्लस -2, तो दोनों नेगेटिव के हैं, आपस में जुड़ के -4 हो जाएगा बटे 2। m और n दोनों 1 1 हो जाएंगे जब मध्य बिंदु लेंगे। ये जो m और n मैंने लिया था, यहाँ पे m की जगह भी 1 रख देंगे और n की जगह, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो -4/2 -2। तो x कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 प्लस 10, ये 6 और ये 10, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 और 6 16, 16 बटे 2 8। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 8, ये मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और ये सही कहाँ पे है, ये सी में सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और निपटाए देते हैं, अभी 3 बजने में है 3 मिनट। तो यहाँ पे देखिए 29वां है, इसमें चित्र ये दे रखा है, तो कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड वो कहलाता है जब दो त्रिज्याओं के बीच में कोई सर्किल का टुकड़ा ले लिया जाए, यानी ये मान लीजिए सर्किल है, इसकी कोई भी दो त्रिज्याएं ले लें, इसके बीच का जो पोर्शन है ये त्रिज्य खंड कहलाता है। अब जाहिर है इसका सेंटर पे कोई एंगल भी बनेगा, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था, अगर ये मान लीजिए थीटा है, तो इसकी जो परिमाप है ये भी निकालने को आ सकती है, इसका एरिया भी आ सकता है। इसमें क्या करते हैं, अब जैसे आपने पढ़ा था C इज इक्वल टू 2πr होता है, यानी पूरे सर्किल का परिधि जो है वो 2πr होती है। ठीक है, या इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिमाप या सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसका मान ये होता है अगर पूरा सर्किल लें 2πr। अब अगर पूरा नहीं है, कुछ पोर्शन है, तो देखिए सर्किल में अगर यहां से यहां तक कुल एंगल लेंगे तो कितना होता है, 360। अब अगर मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, यानी यहां से यहां तक की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये थीटा की जगह 60 दिया हुआ है और रेडियस r दी हुई है, यानी r की जगह 7 दिया हुआ है, तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ। अब इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला तो मैंने बता दिया। अब ये जो त्रिज्य खंड है, इसकी ये साइड यानी ए बी जो है उसका तो हम इससे निकालेंगे, थीटा पान 360 इंटू 2πr से। और ये तो त्रिज्याएं दे ही रखी हैं, ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, दोनों त्रिज्याएं। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे चलेंगे। ये देखिए मैंने हल करके यहाँ पे दिखाया है, तो परिमाप ओ ए बी का हो जाएगा 7 + 7, ये वो दोनों त्रिज्याएं आ गई, और ये त्रिज्य खंड का वो हो गया आपका परिधि का, वो टुकड़े का लंबाई। तो 60/360 इंटू 2πr, ये 2πr, r 7 दिया है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 हो गया। और यहाँ पे 60 से 360 को भाग दे दिया, 6 बार जाएगा, तो 44/6 ये इसकी वैल्यू आ गई। काय की आ गई, ये जो इसकी परिधि का परिधि खंड है उसकी वैल्यू आ गई। परिधि पूरी तो 2πr होती है, ये परिधि खंड जो है उसका वैल्यू ये 44/6 आ गया। इसको इसमें जोड़ देंगे, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 6 ही हो जाएगा, 14 छक्के 84, 84 प्लस 44 मिलके 128/6 हो जाएंगे। इसको 2 से भाग दिया जा सकता है,
2 से भाग देने के बाद 64/3 आ जाएगा। ठीक है। अब जो देखिए क्वेश्चन दिया था, इसमें ये 4 ऑप्शन थे। ए 64/3 था, बी 26 था, सी 64/5 था, ये इतना था। तो यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है। तो ये 29 तक हो गए। अब आपके 21 क्वेश्चन रह गए। तो कोशिश करेंगे कल निपट जाए, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो हो ही जाएंगे। ठीक है। तो बाकी 50 क्वेश्चन जो किए थे, अगर मान लीजिए इनमें कोई भी डाउट हो तो ये पूरे 50 करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारे सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। आप 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, जितनी बार पूछेंगे हम इंशाल्लाह बताएंगे। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करना है। हम चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप आराम से कर सकें। ठीक है। और आप ये कंपटीशन बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखिए ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कराई थी, और जो बच्चे उसमें रेगुलर आ रहे थे और रेगुलर मेहनत कर रहे थे वो बहुत अच्छी रैंक लेके आए। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे, आप भी अच्छे रैंक से पास होंगे, और इस कंपटीशन में अगर अच्छे रैंक से पास होंगे तभी आपका फायदा, आपकी मन मर्जी का आपको कॉलेज मिलेगा। और अगर आपकी रैंक खराब आई तो अगर आप सरकारी कॉलेज में जाना चाहेंगे तो फिर मेरिट के हिसाब से जहां आपको मिलेगा वहां जाना पड़ेगा। उसमें रामपुर के बाहर भी जाना पड़ सकता है। अब आपके रामपुर के जो बच्चे हैं उनके लिए रामपुर में ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग में काफी ब्रांचेज हैं। 5 ब्रांचें हैं जिसमें आराम से जा सकते हैं। जो मेन मेन है वो उसमें सही सभी कवर है। और अगर रामपुर में आप रहते हैं और रामपुर में ही आपका एडमिशन हो गया तो समझ लीजिए लगभग मुफ्त पढ़ लेंगे। सरकारी कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, बहुत सस्ते में आपकी एजुकेशन हो जाएगी, और इंशाल्लाह 3 साल बाद अब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज आप खुद भी समझिए और दूसरों को भी बताइए, अपने साथ के दूसरे बच्चों को भी बताइए ताकि वो भी फायदा उठा सकें। इस तरह से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग दोनों ही नाम से जाना जाता है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये अपने पैरों पे खड़े होने का सबसे शॉर्टकट मेथड है। और एक इज्जतदार आपको जॉब भी मिलेगा। ये नहीं है कि आप पास होने को तो आप 5वां पास करने के बाद चले जाइए, चपरासियों में तो भर्ती हो ही जाएंगे। ठीक है ना। हाई स्कूल पास होके चले जाइए, क्लर्क में तो आपको कोई ले ही लेगा। हाँ, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी तो आप कर ही लेंगे। लेकिन इज्जतदार नौकरी के लिए आप अगर 3 साल का डिप्लोमा भी कर लेंगे तो सीधा आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे, जिसे पहले जमाने में ओवरसियर कहा करते थे। तो काफी वैल्यू है, काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। 40-50 हजार की जॉब आपकी कहीं नहीं गई है। ठीक है। तो कोशिश कीजिए, मेहनत करेंगे जरूर फल मिलेगा। ओके। अल्लाह हाफिज। आज यहीं खत्म करते हैं।